Hello, students. Hope you all are fine. So, today, as I have promised you, that we will discuss Western political thought. So, in Western political thought, हम आज पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में. तो थॉमस हॉब्स ये एक बहुत जाने माने पॉलिटिकल फिलोसफर भी है, पॉलिटिकल थिंकर भी है, और इनका एक बहुत बड़ा रेलेवेंस है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में. तो हम आज इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे. तो थॉमस हॉब को हम स्टार्ट करते हैं. तो हम थॉमस हॉब के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इनकी बैकग्राउंड बता दूंगा, एक इनका इंट्रोडक्शन बताएंगे, इनका रेलेवेंस बताएंगे, फिर ये कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है इनकी, और इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, उनका अभी प्रेजेंट टाइम में क्या रेलेवेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या रेलेवेंस है, और आगे आगे मैं आपको धीरे धीरे पूरा समझा दूंगा. बस 20-25 मिनट की वीडियो में आप देखते चलिए, मैं आपको अच्छे से क्लियर कट पूरा समझा दूंगा, ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी, एवरी वर्ड, और इनका पूरा कॉन्सेप्ट, किताब वगैरह क्या इनका काम था. तो जैसे थॉमस हॉब थे, इन्होंने 91 ईयर्स तक की लाइफ जी, ठीक है. तो सोचो 91 ईयर्स की जो लाइफ जी इन्होंने बट इन्होंने एक ऐसी कंडीशंस में जी, इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी. तो यही है इनका, जैसे इसमें लिखा है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, राइटिंग द ड्रॉ बैकड्रॉप ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर. इस टाइम पे इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी, और इंग्लिश सिविल वॉर को हम स्पेनिश अर्माडा बोलते थे उस टाइम पे. इंग्लिश जो सिविल वॉर थी, इसको बोला जाता है स्पेनिश अर्माडा. स्पेनिश अर्माडा का मतलब क्या आ गया? इसका मतलब ये आ गया कि जो स्पेन था, ट्राई टू इन्वेड इंग्लैंड इन 1588. जो स्पेन ने क्या किया, 1588 में इन्वेड करने की कोशिश की. कहाँ पे? इंग्लैंड में. और उस टाइम पे क्या हो गया, जो होप्स ने देखा कि यार हमें तो लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, वी विल नॉट फाइंड एनी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर. तो देन होप्स का जो पर्सपेक्टिव था, होप्स ने बोला कि यार इंसान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लाइफ की सिक्योरिटी है, दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ ह्यूमन बीइंग. अगर वही नहीं मिल सकता तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी थिंग. सो दैट्स वाई होप्स गिव वेरी इम्पोर्टेंस टू अ ह्यूमन लाइफ. उन्होंने डिग्निटी, उन्होंने बोला लाइफ ज़रूरी है, फिर उसके बाद डिग्निफाइड लाइफ. पहले तो लाइफ आएगी, उसके बाद तो फिर आगे जाके जितने भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने लाइफ के बाद लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लाया. लाइफ में लिबर्टी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए, वो आगे आगे उन्होंने उसको, बट पहले तो इन्होंने बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है. और जैसे जैसे हमें पढ़ेंगे, मैग्नम ओपस आ जाता है इनका इंपॉर्टेंट वर्क था लिवाइथन. मैग्नम ओपस आ जाता है इम्पॉर्टेंट, जो इनका क्या था, वर्क, ठीक है. और आगे समझते चलिए. कॉम्प्रिहेंशन अमाउंट ऑफ, इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया. सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोवरन स्टेट हो जाती है जिसके पास अथॉरिटी टू गवर्न. हम सोवरन स्टेट्स क्या होती है, व्हाट इज सोवरन का क्या मतलब हो गया, धीरे धीरे मैं पूरा आपको ईच एंड एवरीथिंग पूरा अंदर तक समझा देंगे, ठीक है. सोवरन का मतलब आता है अथॉरिटी टू गवर्न, ठीक है. इसको लिख देते हैं यहाँ पे, अथॉरिटी टू गवर्न. और इन्होंने बताया हुआ है कि अल्टीमेट अथॉरिटी दे दो, गवर्न करने के लिए अल्टीमेट अथॉरिटी दे दो. होप इज़ और इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलते हैं, ठीक है. फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी क्यों बोलते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो आगे आगे हम समझते जाएंगे. 17वीं सेंचुरी के स्कॉलर थे ये, ठीक है, थिंकर थे. तो और इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम समझेंगे थोड़ा बहुत, पहले मैंने बता दिया. जैसे ये था जो टर्बुलेंट पीरियड था हिस्टोरिकल इंग्लिश हिस्ट्री में, मार्क्ड एज अ कोलैप्स ऑफ, क्या उस टाइम क्या हो रहा था, मोनार्ची का, ठीक है, और सिविल वॉर और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे. टर्बुलेंट पीरियड आ जाता है. व्हाट इज़ टर्बुलेंट पीरियड? ये वहाँ पे एक तरह का वही स्पेनिश अर्माडा में था. स्पेन ट्राइंग टू इन्वेड इंग्लैंड इन 1588 में, इंग्लैंड पे इन्वेड कर रहा था वो स्पेन. और ये एक तरह की क्या बना दी थी इन्होंने, क्योटिक सिचुएशन बना दिया था. उस टाइम पे क्योटिक पीरियड चल रहा था, ठीक है. डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म हो गया. अब फ्यूडलिज्म समझो, फ्यूडलिज्म क्या है. ये फ्यूडलिज्म तो इन्होंने तो बताया था डिक्लाइन हो गया था, बट फ्यूडलिज्म का रेलेवेंस मतलब समझना, इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है. ये आगे भी काम आएगा. जैसे यहाँ पे मैं नीचे समझा देता हूँ. ये सपोज एक सिस्टम है, ठीक है. इस सिस्टम में हायरार्कीज़ है, 1 हायरार्की, 2 हायरार्की, 3. पहले में इंपॉर्टेंस था किंग, राजा, दूसरा था नोबल्स, और तीसरा था नाइट्स, और चौथा था वेसल्स. अब वेसल्स बोलो, पीजेंट्स बोलो, ठीक है. ये पीजेंट्स आ गए.
फिर इसमें आ जाते हैं छोटे फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स है पीजेंट में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एक तरह का ये हायरार्की सिस्टम था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में था जो किंग था, किंग की ये सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करता था। ये क्या करता था, ये इनको लैंड दे देता था, नोबल्स को ये क्या करता था, लैंड दे देता था। लैंड्स पे क्या करते थे, जो ये थे वाजीर, इनको के नाइट बोलते हैं, नाइट्स होते थे, ये केस आइलैंड है। तो ये क्या करते थे, प्रोटेक्शन का काम करते थे, ये प्रोटेक्शन देते थे। और वेसल्स आ जाते थे, ये पीजेंट्स और स्मॉल फार्मर्स, ये क्या करते थे, ये काम करते थे, सारा टैक्स वगैरह इकट्ठा करके देते थे, ये टैक्स देते थे। और ये पूरा ऐसे प्रोसेस चलता था, इनसे इनको सैलरी मिलती थी। तो ये एक तरह का एक पूरा सिस्टम था। तो इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। तो एंड द राइज ऑफ सेंट्रल स्टेट, ठीक है ना। उस टाइम पे क्या चल रहा था, फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हो रहा था, और क्या हो रहा था, सेंट्रल स्टेट का राइज हो रहा था। सेंट्रल स्टेट का क्या मतलब होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी आ जाएगी, सेंट्रल अथॉरिटी आ जाएगी। और जब एक सेंट्रल अथॉरिटी आ जाएगी तो जो सोवरन पावर है, सोवरन का मतलब कि एक एक अथॉरिटी है, सपोज अथॉरिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बना दो या एक इंडिविजुअल बना दो, उसको पूरी पावर दे दो, उसको हम बोलते हैं सोवरन। जैसे ये जो पूरे, सपोज दिस इज़ सम ऑफ इंडिविजुअल्स आ गए, इन्होंने क्या किया, अपनी सारी पावर एक सोवरन को दे दी, एक इंडिविजुअल को दे दी या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को दे दी। तो ये आ जाता है सोवरन, कि मतलब ये पूरी पावर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या था, इन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी लाया, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, गैलीलियो, और गैलीलियो नंबर 1 साइंटिस्ट, दूसरा था डेस्कार्टस, ये दूसरा। इन्होंने इनको देखा कि ये गैलीलियो कौन है, डेस्कार्टस कौन है। गैलीलियो था एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उस टाइम पे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन दी इसने। गैलीलियो ने क्या किया था, माउंटेन्स दिखाए कि यार जो चांद है उसमें ये देखो, ये पहाड़ है, चांद में पहाड़। मून्स ऑफ जुपिटर, जुपिटर के जो मून है, जैसे हमारा अर्थ का मून है, वैसे जुपिटर्स के कितने मून है। जो सैटर्न की रिंग है, जो सैटर्न के आगे वो रिंग, वो उन्होंने डिस्कवर की थी गैलीलियो ने। उसने टेलीस्कोप बनाया था ना, तो उससे उन्होंने डिस्कवर किया था। शेप द हिज मेटेरियलिस्ट एंड डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच टू पॉलिटिक्स। तो उन्होंने क्या किया था, ये मेटेरियलिस्ट एंड डिटर्मिनिस्ट, ये दो है, दो वर्ड्स पे फोकस करो, डिटर्मिनिस्ट और मेटेरियलिस्ट। मेटेरियलिस्ट क्या है, जो सामने दिख रहा है, जो हमें सामने दिख रहा है, दैट इज़ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये गाड़ी, बंगला, ये ऐशो आराम की ज़िंदगी, दैट इज़ मटीरियलिस्टिक लाइफ। और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक हो जाती है कि जो हमारा एक्शन अल्टीमेटली कॉज, मतलब जैसे एक एक्सटर्नल विल होती है ना, जो अंदर से हमारा विल आती है, दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक। तो क्या था, इन्होंने इन दोनों का मतलब इनकी शेप कैसी हुई, इन्होंने इन दोनों की ऑब्जर्वेशन लाया, मटेरियलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। तो एक साइंटिफिक भी आगे हम पढ़ेंगे कि इन्होंने साइंटिफिक मेथड भी इम्प्लांट किया था। थर्स हो पॉलिटिकल थॉट मस्ट बी अंडरस्टूड बोथ, इनकी मतलब कि जो पॉलिटिकल थॉट है, इनको हम दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे। जैसे पॉलिटिकल अनार्की, मतलब कि जो होस्ट पॉलिटिकल थॉट मस्ट बी अंडरस्टूड है बोथ आर रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल अनार्की एंड अटेम्प्ट टू अप्लाई प्रिसीजन ऑफ साइंस टू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल अनार्की भी समझेंगे, इन्होंने इस पे ऊपर भी बताया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ का क्या रोल है इंडिविजुअल के ह्यूमन नेचर में। उन्होंने बताया, फिर ह्यूमन नेचर के बारे में बताया, व्हाट इज़ ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर क्या है, इंसान का जो प्रकृति का, मतलब कि इंसान की जो प्रकृति है वो क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन नेचर है, ये एक तरह का, इन्होंने अभी हम समझेंगे, होब्स ने बताया ह्यूमन नेचर है जो वो एक पैशन से भरा हुआ है, उसके अंदर भूख है, अवर्जन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, भूख है, लालच है, और उसको डर है। किस चीज़ का डर है, मौत का डर है, उसको डेथ का डर है, उसको डर है कि उसकी लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है यार, उसके पास कोई पावर नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने की, ये उसको खतरा है, उससे उसको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। सबसे पहले नंबर तो वो, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में चल रहे थे, 91 ईयर्स उन्होंने जिए। और उन्होंने एक मतलब कि उनकी एक लाइन थी लास्ट में लिखते टाइम, उन्होंने बोला एक ग्रेक लैप इन द डार्क, बहुत मैंने एक लैप ले लिया डार्क में एक तरह से। कैसे, क्योंकि इतनी क्योटिक सिचुएशन में जीना बहुत मुश्किल था, बट स्टिल उन्होंने वो जी जिंदगी। कैसे जी, वो उन्होंने देखा सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, इंसान ही इंसान की मतलब कि उसका दुश्मन हो गया है, मतलब इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो गया उनके साथ। उन्होंने एक बात बोली, द कंडीशन ऑफ मैन इज़ अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, होप्स ने बोला हुआ है। तो आगे आगे पढ़ेंगे ह्यूमन नेचर के बारे में। उन्होंने बताया कि ह्यूमन नेचर को उन्होंने एनालाइज किया एंड डिस्क्राइब दैट, उन्होंने अपनी एक मैकेनिस्टिक टर्म दी,
उन्होंने बताया ह्यूमन नेचर आर ड्राइव्ड बाय पैशन, वो पैशन, एपिटाइट एंड अवर्जन, ये तीनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। पैशन, वेरी स्ट्रॉन्ग विल, मतलब कि एक फीलिंग, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज़ का अच्छे से, पैशन ड्रिवन। एपिटाइट मतलब भूख। और एवर्जन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवर्जन? एवर्जन इज अ काइंड ऑफ डिसलाइकिंग ऑफ समवन, कि मेरे को पसंद नहीं है, बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग कि अच्छा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ये चीज़ें ह्यूमन नेचर के बारे में है, इससे बहुत ड्रिवन है इंसान। द सेंट्रल पैशन ऑफ, उसके अंदर क्या है, एक डर है, फेयर है। फेयर किसका है? डेथ का डर है। डिजायर ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन, और उसको क्या चाहिए, उसको एक मतलब कि सेल्फ प्रेजर्वेशन चाहिए कि भाई मेरे को बचा दो, बचा दोगे तो यू आर अ गॉड फॉर मी इफ यू विल गिव मी अ प्रोटेक्शन। ये होप्स का मानना था। फिर होप्स ने बोला इट इज नॉट, होप्स इज सेड दैट कि नॉट मॉरल बट अ इंस्ट्रूमेंटल। होप्स जो थे वो मॉरल, मतलब इनको मोरालिटी के बारे में नहीं जाना गया, इनको ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कैसे थे? इन्होंने कैलकुलेशन की, जैसे कि कैलकुलेशन में आता है 2+2+2 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। वैसे ही इन्होंने बोला कि जैसे सम ऑफ इंडिविजुअल्स है कि वो उनको, सम ऑफ इंडिविजुअल को जो है उनको पावर दे देनी चाहिए, एक इंडिविजुअल को उसको सॉवरन बना दो, उसको अथॉरिटी दे दो, ताकि वो हमें जिंदगी की, लाइफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। कैलकुलेटिव मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव मीन्स टू अचीव वन एंड्स, और एंड अचीव करने हैं, वी हैव टू अचीव द एंड्स। तो उन्होंने इसको कैलकुलेटिव वे में चला। कैलकुलेटिव में से A + B + C इज इक्वल टू ABC, ठीक है। तो ये ए को क्या रखते हैं? ए को हम मानते हैं जैसे हमें सिक्योरिटी चाहिए, इंडिविजुअल को क्या चाहिए? ए को एज्यूम करो सिक्योरिटी। बी को क्या एज्यूम करो? बी को क्या करो? पीस, शांति चाहिए। और सी मान लो कि खाना वगैरह चाहिए थोड़ा, वो कौन करेगा? कि एक अथॉरिटी है, वो प्रोवाइड करेगी, उसको सब कुछ दे दो, तो वो ABC प्रोवाइड कर देगा। दिस इज इंस्ट्रूमेंटल। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लगा के चला, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, दे ट्रायल टू मैनिफेस्ट इन द कंडीशन ऑफ होप्स फेमसली कॉल्ड द स्टेट ऑफ नेचर। और उन्होंने ये चीज़ें बताई स्टेट ऑफ नेचर में। अब हम आगे स्टेट ऑफ नेचर एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर क्या था। स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बना दी उन्होंने कि एक ऐसा होना चाहिए स्टेट ऑफ नेचर। उन्होंने बताया लाइफ विदाउट गवर्नमेंट। इन्होंने बताया कि हाइपोथेटिकल कंडीशन है विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट ये जो है स्टेट ऑफ नेचर विदाउट गवर्नमेंट और अथॉरिटी। तो स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में उन्होंने बोला कि एक ऐसा स्टेट होगी जब कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। छोटी जिंदगी होगी, कभी भी मर सकते हो, बहुत गरीबों वाली होगी, बहुत गंदी जिंदगी जियोगे। उन्होंने ये बता दिया कि स्टेट ऑफ नेचर में कैसे। फिर उन्होंने बोला कि ये सॉवरेनिटी लाना जरूरी है, एक को पावर देना जरूरी है। होप्स डिस्क्राइब स्टेट ऑफ द परफेक्ट, इन्होंने बताया कि लिबर्टी बट ऑल्सो परपेचुएट इनसिक्योरिटी, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि इनसिक्योरिटी है उसमें। फिर इन्होंने ये इनकी बात है, जिसने बोला वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। उन्होंने बोला कि जो ये एक बात आ गई। दूसरी बात, द कंडीशन ऑफ मैन इज द कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा है। क्यों? बिकॉज एवरीवन वांट टू अचीव पावर। In power there is a strict rule that Machiavelli also, I had previously told you in my last video that in Machiavelli we have read that कि Machiavelli is saying कि in प्रिंस को क्या करना चाहिए, हाउ शुड प्रिंस बिहेव लाइक। तो पावर गेन करने के लिए उसको वैसे ही लोग मिलेंगे जो डर्टी टिक्स प्ले करेंगे, तो उसको भी खेलनी पड़ेगी ना चाहते हुए, बिकॉज इफ़ ही वांट टू होल्ड पावर। तो इन्होंने भी ऐसे ही बताया इसमें, इसने भी इन्होंने यही जिक्र किया है। तो जैसे इंडिविजुअलिस्टिक है उसका, द कंडीशन ऑफ मैन इज द कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, वेयर लाइफ इज अ सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। इक्वालिटी, और इन्होंने क्या बोला, इक्वालिटी ऑफ पावर अमंग मैन सिंस इवन द वीकेस्ट कैन किल द स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ वेपन। कोई क्या, एक बहुत ताकतवर इंसान है, एक ने आया दूसरे ने शूट कर दिया, खत्म कहानी। तो इसमें क्या था ताकत गेन करने का? भाई उसने बॉडी फिजिक्स सब कुछ बनाया नहीं, बट उसके पास एक कमी रह गई कि वो उन्होंने अथॉरिटी नहीं दी स्टेट को। इफ़ यू हैव गिवन द अथॉरिटी टू द स्टेट, देन स्टेट में हैव टू डिसाइड कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। अगर उसने किया तो उसको उसका अपराध मिलेगा, तो ये फेयर आएगा तो ये क्राइम कम हो जाएंगे। थर्स द स्टेट ऑफ नेचर इलस्ट्रेट द नेसेसरी ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी। फिर उन्होंने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाओ, एनार्किक स्टेट ऑफ नेचर। ये उन्होंने बताया कि जैसे जितना भी एनार्किक स्टेट ऑफ नेचर है, इसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाओ। और उन्होंने बताया होप प्रोसेस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल है जो कोलेक्टिवली एग्री टू ट्रांसफर देयर नेचुरल राइट्स,
टू द सोवरन, और उनको एग्री करना चाहिए कि ट्रांसफ़र करने के लिए अपने नेचुरल राइट टू द सोवरन अथॉरिटी। द कॉन्टैक्ट, फिर क्या करना है, कॉन्टैक्ट इज़ नॉट बिटवीन रूलर एंड रूल्ड बट अमंग इंडिविजुअल। ये जो राजा वाजा इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हर इंडिविजुअल का बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये जैसे जितने भी इंडिविजुअल आएगा, जैसे सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इनके बीच में होगा कॉन्ट्रैक्ट। ये पावर दे देंगे एक सोवरन अथॉरिटी को, और ये अथॉरिटी ये लेजिटिमेट होगी गवर्न करने के लिए, ये गवर्न करेगी, और ये इसका काम है पीस और स्टेबिलिटी, ये दो चीज़ें मेंटेन करने का। द कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश एन आर्टिफिशियल पर्सन, फिर उन्होंने इस किताब में दिया लिवाइथन के बारे में पूरा बताया हुआ कि यूनिटी एंड विल ऑफ द पीपल, यूनिटी होनी चाहिए और विल होनी चाहिए। इसमें पूरी देखो यूनिटी है, सबमिशन, यूनिटी और हर एक इंसान की मर्जी, विदाउट मर्जी कुछ नहीं होगा। द कॉन्टैक्ट इज मोटिवेटेड बाय नॉट बाय मोरालिटी और डिवाइन विल बट बाय रैशनल कैलकुलेशन फॉर सर्वाइवल थस। और उन्होंने बताया हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मोरालिटी से और ये डिवाइन विल से नहीं होगा, बट एक रैशनल कैलकुलेशन फॉर सर्वाइवल से होगा। तभी तो उनको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोलते हैं। उन्होंने पूरा कैलकुलेटेड किया कि जैसे ABC ये तीनों चीज़ें चाहिए प्लस, और ये लाइफ ऐसी हो जाएगी। द सोवरन एंड एब्सोल्यूट पावर, व्हाट इज सोवरन एंड एब्सोल्यूट पावर? तो उन्होंने बोला कि ये सोवरन मतलब कि जो खुद से ही, मतलब कि जो इंडिविजुअल को पावर दे दी है सबने मिलके, वो एक सोवरन बना दिया उन्होंने, वो ही गवर्न कर सकता है। अब जैसे सोवरन का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे जितने भी इंडिविजुअल थे, ये ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, ये इन्होंने पावर दे दी है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बन गई सोवरन, ठीक है, सोवरन एंड एब्सोल्यूट पावर। बट अब सारी ही दे दी, तो ये एक तरह से देखा गया कि एक बहुत ज़्यादा रेडिकल पर्सपेक्टिव हो गया ना, कि सोवरन आ जाते, कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, सेल्फ रूलिंग। तो ये इसको इन्होंने इसका क्रिटिसाइज़ भी किया, आगे हम क्रिटिसाइज़ भी पढ़ेंगे। बट सोवरन का क्या मतलब? सोवरन इज होता है, और इन्होंने बताया सोवरेनिटी इज़ नॉट लिमिटेड बाय लॉ, रिलीजन एंड कस्टम, और उसको किसी से कम, किसी से बांधा नहीं जा सकता। उसको ये नहीं बोलोगे कि यू हैव सोवरेन अथॉरिटी बट यू आर बाउंड अंडर दिस लॉ, तुम इस लॉ के अंडर ही चलोगे, तुम इससे बंधे हुए हो। नो, रिलीजन से बंधे हुए हो, कस्टम से बंधे हुए हो, नो, देयर इज़ नो दैट टाइप ऑफ टेंडेंसी इन दैट। तो सोवरन इज़ द अल्टीमेट लॉ गिवर, ठीक है, वो लॉ गिवर, जजमेंट, वही सब कुछ करेगा। अथॉरिटी मैटर्स लाइक, उसका काम बस एक ही है, वॉर में पीस स्टेबिलिटी मेंटेन करना। होब्स एम्फसाइज्ड इंडिविजुअलिटी ऑफ सोवरेनिटी, रिजेक्टिंग मिक्स्ड गवर्नमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। फिर आ जाता है द रैशनलिस्ट क्रिएट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी वुड लीड्स टू अ कन्फ्लिक्ट। और उन्होंने बोला कि अथॉरिटी है जैसे सोवरन है, ठीक है, ये सोवरन, इसको डिवाइड मत करो। इफ़ यू विल डिवाइड देन इट विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, इफ़ इट विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट देन देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट कि ये क्योस टाइप सिचुएशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि गवर्नमेंट इज नेसेसरी नॉट बिकॉज मैन इज नेचुरली बैड बट बिकॉज मैन इज बाय नेचर मोर इंडिविजुअलिस्टिक देन सोशल, दैट्स वाई गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। तो वही है। फिर आगे उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोला? होप साउट टू सबऑर्डिनेट रिलीजन टू द अथॉरिटी टू द सोवरन, रिलीजियस डिस्प्यूट हैड फ्यूल्ड सिविल वॉर। तो उन्होंने बताया कि जितने भी जो रिलीजियन डिस्प्यूट्स थे ये क्या करते हैं, आग का काम करते हैं, मतलब कि घी का काम करती है आग लगाने में। तो इन्होंने बताया कि जो रिलीजन डिस्प्यूट्स है ये सिविल वॉर का काम करते हैं। तो इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। यूनिटी रिक्वायर्ड अ सिंगल अथॉरिटी ऑन द रिलीजियस मैटर। उन्होंने बोला कि एक सिंगल अथॉरिटी रखो यार, एक सिंगल अथॉरिटी रखो एक इंडिविजुअल के मैटर्स पे, नो नीड टू गो मतलब कि सम ऑफ ऑल द थिंग्स। एक 3-4 बंदों को अथॉरिटी दे दी तो फिर वो रहेगा ना कि पावर डिवाइड हो गई। फिर वो जाता है द कंडीशन ऑफ मैन इज अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, फिर वही आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो आप, एक अथॉरिटी रखो, उसको पावर दे दो, वो खुद कंट्रोल कर देगी, फिर वो ही रिस्पॉन्सिबल है। द सोवरन हैड द राइट टू डिटरमाइन ऑफिशियल डॉक्ट्राइन एंड रेगुलेटेड रिलीजन प्रैक्टिसेस, वो ही रेगुलेट करेगी और उन्हीं के पास सब कुछ होगा। वो मतलब सोवरन देख लेगा कि क्या क्या है, और रिलीजियस मैटर में भी यही कर लो। और उन्होंने बोला दिस सेक्युलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाज रेवोल्यूशनरी, और ये एक तरह से रेवोल्यूशनरी माना जाएगा। एज होब्स आर्ग्यूड दैट, उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, शांति और सिक्योरिटी, नॉट सैल्वेशन। ये सैल्वेशन सोल्यूशन की इतनी अभी ज़रूरत नहीं है। वॉज द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो निर्वाण, दैट इज दीज फिलॉसफीज आर आइडलिस्टिक फिलॉसफीज,
रादर देन ये आइडियलिज्म तब फॉलो होगा अगर तुम जी रहे होंगे, ठीक है ना, निर्वाण मोक्ष ये वो सब कुछ, ये तब होगा जब इंसान जी रह पाएगा। अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी उसको तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो होब्स ने बोला था, होब्स मेथड वो उनकी साइंटिफिक अप्रोच थी। साइंटिफिक कैसे थी मैंने बताया था, उन्होंने गैलीलियो से देखा था, गैलीलियो से कॉपी किया था, फिर इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच लगाई। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट उन्होंने बोला कि ये ABCD था, उनका सबमिशन करो, ABCD में तुम भर दो, जैसे पीस भर दो, सिक्योरिटी भर दो, लिबर्टी भर दो, ये वो राइट्स भर दो, तो वो सबको इंडिविजुअल का वो एक साइंटिफिक अप्रोच थी। होब्स साउट टू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स एज अ साइंटिफिक बेस्ड ऑन मटीरियलिज्म, मैकेनिकल डिटर्मिनिज्म एंड ज्योमेट्री एज अ मॉडल, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था जस्ट एज ज्योमेट्री डिड्यूसेस कंक्लूजन फॉर एक्सम। एक्सम का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? एक्सम इज अ टाइप ऑफ, जैसे एक्सम को हम एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ कि एक्सम एरिस्टोटल ने बोला था, ठीक है ना। इसमें हम एक्सम को थोड़ा समझेंगे पहले। एरिस्टोटल ने बोला था कि जैसे होल है ना, जो एक होल, एक पूरी चीज़, जो उसने बोला था होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट। ये इसका एक पार्ट ले लो और ये बता रहा है कि जैसे ये होल है ये बड़ा है इसके पार्ट से। ये अरिस्टोटल ने बोला था। दिस इज रियलिटी यार। अगर आप कोई भी एक बड़ा सा केक का पीस ले लोगे, उसका छोटा सा पीस लोगे तो केक तो बड़ा ही है। दिस इज नोन एज एक्सम, जो एक्चुअली में रियलिटी रिप्रेजेंट करता है। होब्स क्या करता था? होब्स ने क्या किया? डिड्यूस्ड पॉलिटिकल कंक्लूजन फ्रॉम अजम्पशन अबाउट ह्यूमन नेचर। तो उन्होंने क्या किया था? पॉलिटिकल कंक्लूजन निकाला था किसका? ह्यूमन नेचर का। ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने बता दिया था होब्स ने कि ह्यूमन नेचर कैसा है कि उन्होंने बता दिया था कि जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं रही है, बिकॉज मैन इज़ नेचुरली नॉट बैड। जो वो मैन है वो मैन इज़ नेचुरली बैड, बट बिकॉज मैन इज़ बाय नेचर मोर इंडिविजुअलिस्टिक दैन सोशल। ठीक है, वो नेचुरली मतलब कि उन्होंने बताया कि नॉट बिकॉज मैन इज़ नेचुरली बैड, बट बिकॉज मैन इज़ बाय नेचर मोर इंडिविजुअलिस्टिक दैन सोशल। समझे? तो यही ये था। फिर होब्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी इनका बहुत ज़्यादा रेफरेंस है। रेफरेंस कैसे है? जैसे होब्स हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में हम थोड़ा भी पढ़ेंगे। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन थे, ये था पर्टिकुलरली विद द रियलिस्टिक ट्रेडिशन। रियलिस्टिक ट्रेडिशन को समझोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन में इनका रेलेवेंस समझ आ जाएगा कि इनका क्या काम था। इंटरनेट जैसे ये आ जाता है रियलिस्टिक ट्रेडिशन। रियलिस्टिक अप्रोच क्या बोलती है? मॉर्गेंथ्यू ने इसकी स्टडी की थी रियलिस्टिक अप्रोच की, अभी 19th सेंचुरी में। मॉर्गेंथ्यू हम IR में भी पढ़ लेंगे। उन्होंने बोला था जैसे ये नेशन स्टेट्स है ना, जो उन्होंने बोला था नेशन स्टेट्स है, जो नेशन स्टेट्स है ये क्या करते हैं? मेन एक्टर प्ले करते हैं। दे प्ले एज अ मेन एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कौन? ये जो नेशन स्टेट्स होती है। ये बोला था ये रियलिस्टिक अप्रोच है। जैसे इंटरनेशनल सिस्टम रिजेंबल्स इन द होब्सियन स्टेट ऑफ नेचर, और ये स्टेट ऑफ नेचर में देयर इज़ नो ओवरऑचिंग अथॉरिटी अबव स्टेट्स। उन्होंने बताया कोई स्टेट से ऊपर नहीं है। स्टेट्स लाइक अ इंडिविजुअल इज अ स्टेट ऑफ नेचर परस्यू सेल्फ प्रेजर्वेशन पावर एंड सिक्योरिटी। द रिजल्ट क्या होता है? एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम हुज वेयर कन्फ्लिक्ट्स इज, जो क्या करेंगे? कन्फ्लिक्ट एंडेमिक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कॉर्पोरेशन इज फ्रेगाइल। थस होब्स ऑफन इवोक अ फाउंडेशनल थिंकर्स ऑफ रियलिज्म। और जैसे ये थे पॉलिटिकल मैकेवली आ जाती है, और ये दो स्कॉलर्स आ जाते हैं, थ्यूकिडाइडस और ये था मैकेवली थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम से एम्पेरिसिस्ट अप्रोच दी थी कि रियलिटी में क्या होना चाहिए। वन शुड बी ब्रेव लाइक लॉयन एंड क्रेवल लाइक फॉक्स। हाउ शुड प्रिंस बिहेव, प्रिंस को कैसे करना चाहिए अपना थ्रोन बचाने के लिए। वैसे ही ये होप्स था, ये बहुत ज़्यादा रियलिज्म पे काम किया था इन्होंने कि स्टेट होगी तो इंटरनेशनल रिलेशन में इनका पूरा ज़्यादा रेलेवेंस होगा। जैसे नेशन स्टेट्स आ जाती है, ये मेन एक्टर का काम करती है इंटरनेशनल रिलेशन में। और क्रिटिसिज्म क्या था इनका? अब आगे था जो स्कॉलर्स थे, इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत किया हुआ। क्रिटिसिज्म में इनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेसिमिज्म। व्हाट इज़ एक्सेसिव पेसिमिज्म? उनको ये इनका क्रिटिसाइज़ करते हुए स्कॉलर्स ने बोला हुआ कि ये जो होप्स थे ये बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म की थे, मतलब इनकी होपलेस थे टूवर्ड्स लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये होपलेस कि इनको कोई उम्मीद नहीं थी यार किसी से, है ना।
तो critics argue that Hobbes exaggerated human selfishness as ignored the capacity for cooperation and altruism. तो ठीक है यार, तू मतलब होपलेस हो टूवर्ड्स लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, सो ये थोड़ी है कि तुम एक तरह से ही बोल दोगे कि स्टेट को एकदम पूरी सॉवरन दे दो, वो एकदम से डिक्टेटरशिप बिहेव कर लोगे. ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है यार. ह्यूमन नेचर एथिकल भी है, एल्ट्रुइज्म भी. एल्ट्रुइज्म मतलब कि फॉर इट इज़ ऑल्सो मेड फॉर गुड विल ऑफ अदर्स. वो अच्छा काम करने के लिए भी बना है ना. ये नहीं है कि वो ईगोइज्म से बना है, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा. वो ये भी सोचेगा कि ठीक है सोसाइटी, मैं क्या कंट्रीब्यूशन करूँगा सोसाइटी में. ह्यूमन नेचर, इंसान का जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में, रादर देन कि वो अपने बारे में सोचे. तो क्रिटिक ने ये बोला कि आप दूसरों को, ठीक है आप दूसरों को तो प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे हो, तो कम से कम दूसरों को, और साथ में एक इंडिविजुअल को आपने इतना वो कर दिया, ठीक है. तो वो एक ह्यूमन नेचर को इतना वो कर दिया. ह्यूमन नेचर अच्छा भी है, आपने तो सिर्फ एक नेगेटिव साइड देखी उसकी, ये बोला. फिर इसमें आ जाता है एब्सोल्यूटिज्म. अब होब्स को एब्सोल्यूटिज्म बोला हुआ है कि उन्होंने बोला था कि चलो, उन्होंने क्या कि एक ही एब्सोल्यूट पावर दे दिया, एक अथॉरिटी बना दी, उसको उन्होंने सॉवरन कर दिया है. ये गलत है उन्होंने. ये तो फिर इसका रिजल्ट जैसे अथॉरिटेरियनिज्म, ये फिर क्या हो जाएगा, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट पावर, ठीक है. एब्सोल्यूट पावर, फिर उसका क्या मतलब हो जाएगा, एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी. फिर एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी तो वो बन जाएगा टायरनी, और फिर बन जाएगी डिक्टेटरशिप. वो वर्स्ट भी हो सकती है, जैसे हिटलर आ गया था, ठीक है ना. ये वही है. फिर मतलब एब्सोल्यूट सोवरेनिटी दे दी तो फिर ये तो रॉन्ग भी पर्सपेक्टिव हो गया. फिर उनको एक और क्रिटिसिज्म था उनका, उन्होंने बोला रिडक्शनिज्म, रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, ठीक है ना. और उन्होंने वही किया, रिड्यूसिंग ह्यूमन, उन्होंने क्या किया, मोटिवेशंस टू फेयर्स एंड डिज़ाइन, इग्नोर द रिचनेस एंड द मॉरल सोशल लाइफ. और उन चीज़ों को उन्होंने कम कर दिया. फेयर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बता दिया, हमने पढ़ा अभी. और उन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसेंट. हाँ ठीक है, आप इंडिविजुअल को बोल रहे हो कि सारी पावर दे दो, बट यार हर इंडिविजुअल की थोड़ी विल होगी यार. तभी तो अभी वोटिंग राइट्स देते हैं कि जिस जिसका मन है वैसे वोट करो. अगर मेरा मन है तो मैं दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा. ये थोड़ी है कि सब इंडिविजुअल को, तो इंडिविजुअल की विल भी तो होनी चाहिए उसमें. तो सिंस द सोवरन इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, द पीपल हैव नो लेजिटिमेट रिसोर्स अगेंस्ट एनिमी. यही उसमें पूरा बताया हुआ है. फिर थिंकर सोशलाइज, जैसे अभी हमने पढ़ा जॉन लॉक को, अभी हम जॉन लॉक को पढ़ेंगे आगे, रूसो, इमैनुअल कांट को पढ़ेंगे. वो बताए उन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बता दिए ना, फिर उन्होंने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या ज़रूरी है. जैसे राइट्स ज़रूरी है, लिबर्टी ज़रूरी है, मॉरल एक्शन ज़रूरी है, ठीक है ना. इंडिविजुअल को क्या क्या और जितने भी प्रेफरेंस आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स ये वगैरह, जितने भी राइट्स भी कहीं प्रकार के आ जाते हैं, ठीक है. लिबर्टी पूरी हर एक चीज़ मिलेगी. पहले एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो तभी हम आगे कल हम नेक्स्ट वीडियो में वो पूरा डिस्कस कर देंगे. रेलेवेंस ऑफ होब्स, तो होब्स का भी क्या क्या रेलेवेंस है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ऊपर वही है कि डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, मतलब हम उनका क्रिटिसिज्म, होब्स रिमेन रेलेवेंट इन इट्स टाइम. उन्होंने वॉर, टेररिज्म और पैंडेमिक, वो उन्होंने की सिचुएशंस वैसी थी ना जिस टाइम पे उन्होंने देखा कि यार 91 ईयर जिए. मतलब उन्होंने बोला कि ग्रीक लैप इन द डार्क, मतलब जो ऐसा हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये लैब ले लिया मैंने और मैं 91 ईयर्स का अपना पूरी जर्नी तय कर ली. द होब्जियन आर्गूमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज अथॉरिटी resurface. His analysis in security and anarchy restored in international peace, ठीक है. पर्टिकुलरली इन रियलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. कंटेम्पररी डिस्कशन ऑन द स्टेट सोवरेनिटी लॉ एंड ऑर्डर कंटिन्यू टू ड्रॉ द होब्सियन इनसाइट, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. पूरा रेलेवेंस इनका. ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या प्रेफरेंस है. हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है जो एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है. कंपैरेटिव, अब इनका कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसको हम ये उन्होंने सारे संविधान पढ़े और देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज़ें कैसे गवर्न कर रही है. वैसे ही हम मैकियावेली और होब्स में, मैकियावेली था, ये दोनों रियलिस्टिक थे. रियलिस्टिक क्या, जो सच है वो बताया इन्होंने. रियलिस्टिक ये मतलब जैसे स्कूल ऑफ नेचर, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एब्सेंस ऑफ ग्लोबल सोवरन, ये मतलब कि रियलिस्टिक थे दोनों. तो बट मैकियावेली फोकस्ड ऑन, जो मैकियावेली था वो एक स्ट्रेटजिकल था, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज ऑफ रूलर. तो उन्होंने बोला हाउ शुड प्रिंस बिहेव लाइक, ठीक है ना. तो उसने बोला कि जो राजा है उसको
अनएथिकल भी काम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फील्ड में उसके अपोनेंट ऐसे आएंगे जो सिर्फ अनएथिकल ही होंगे, तो उनसे निपटने के लिए उसको भी टैक्टिक्स, पॉलिटिकल टैक्टिक्स खेलने पड़ेंगे। नहीं खेलेगा तो वो गद्दी नहीं संभाल पाएगा। वैसे ही होप्स थे, उन्होंने भी बताया कि क्या रियलिस्टिक है भाई, स्टेट कैसे है, इंडिविजुअल कैसे है। उन्होंने बोला था कंडीशन ऑफ मैन इज अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। तो वैसे ही अब Locke versus Hobbes. Locke saw the state as a protector of natural right, Hobbes as a necessary power to suppress conflict. तो लोग सॉ द स्टेट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन नेचुरल राइट। जो लोग, अब हम आगे पढ़ेंगे, मैं पूरा बताऊंगा। जो लोग था वो क्या, उन्होंने क्या किया था, वो प्रोटेक्टर है जैसे ही नेचुरल राइट्स के। होब्स एज अ नेसेसरी पावर टू सप्रेस कॉन्फ्लिक्ट। तो होब्स है जो वो उन्होंने बताया कि ये कन्फ्लिक्ट वगैरह कैसे है, ये कल मैं वीडियो में पूरा अच्छे से बता दूंगा लोग का, तब आपको इन दोनों का कंपैरिजन समझ आ जाएगा। रूसो ने क्या बोला? रूसो ने बोला कि स्टेट ऑफ नेचर वॉज पीसफुल है, बट करप्टेड किसने किया? सोसाइटी ने करप्ट किया। तो शेप मतलब होब्स ने उन्होंने बोला, होब्स बोलता है जैसे शार्प कॉन्ट्रैक्ट टू होब्स वॉर लाइक डिपिक्शंस। तो होब्स कहते हैं कि यार मतलब कि जैसे लाइफ इज़ अ स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी पुअर नस्टी ब्रूटिश, वैसा उन्होंने बोला नहीं, स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल है, इंसान ये सोसाइटी वगैरह मिलकर करप्शन वगैरह हो गया है। तो हम इनका कंक्लूजन कर देंगे। देखो, आपको अपने हिसाब से कंक्लूजन करना, कंक्लूजन में क्रिटिसिज्म नहीं डालना है उनका, सिर्फ ठीक है प्रेजेंट टाइम में क्या अभी उनका रेलेवेंस है ये बता दो, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, पॉलिटिकल साइंस में क्या है, ठीक है ना। जैसे होप्स ट्रांसफर पॉलिटिकल थॉट्स बाय ग्राउंडिंग अथॉरिटी, और उनका जो टाइम पीरियड था, रेलेवेंस था, वो ऐसा ही था। तब वहाँ पे स्पेनिश अरमाडा चल रहा था, जैसे स्पेन ट्राई टू इन्वेड इंग्लैंड, 1588 की बात है, तब क्वाटिक पीरियड चल रहा था। इन द रैशनल एंड द सेकुलर सोशल कॉन्ट्रैक्ट रैदर देन डिवाइन कमांड नेचुरल हायरार्की, ठीक है ना। फिर हम बता दोगे जो उनका विजन था, क्या सोच थी। आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी, तो पीस एंड सिक्योरिटी था, वो हमने पढ़ा। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरीज ऑफ सोवर्निटी, स्टेटहुड एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, while often criticized by authority implication. Hobbes insight for fear, insecurity, needs political order continue to रेजोनेट कंटेम्प्रेरी डिबेट्स। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या रेलेवेंस है, ये मैंने सारा ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है, ये अभी मैंने सिर्फ रीड मारा, तो ताकि थोड़ा बहुत इसका वो पता चल जाए। आईआर में, स्टेटहुड में, सोवर्निटी में, यही मेन है। कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में अभी इनका प्रेजेंट क्या क्या रेलेवेंस है, ठीक है ना। क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये एक रियलिस्टिक थिंकर था, ठीक है। तो वैसे कंक्लूड कर दो, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरा अच्छे से ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी होप्स के 20 मिनट के अंदर कोशिश की, ताकि आपको समझा दूं, कम समय में प्रोडक्टिव हो जाए। अब होप्स को आप कभी भी कोई भी आंसर लिखना हो, इससे आंसर भी समझ आ जाएगा, इनका टाइमलाइन भी समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा, बैकग्राउंड भी समझा दिया। इससे आप हर एक पॉलिटिकल साइंस आईआर पे आंसर लिख सकते हो। बस वर्डिंग टू वर्डिंग चेंज कर देना, टॉपिक होगा ऊपर नीचे वो घुमाना, वो भी मैं टेक्निक सिखा दूंगा। और इससे मैंने कम समय में सारा वो करवा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जॉन लॉक की, और जॉन लॉक नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मेरा चैनल, मेरी थोड़ी भी मेहनत आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट पूरा अपडेट देते जाऊंगा। अब मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 80 दिन में आई विल कंप्लीट दिस कोर्स विद इन 80 days, आई हैव प्रॉमिस यू। सो यू डू नॉट नीड टू एनी, मतलब कि डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, no need to worry, I will manage, I will do all the things, है ना। Okay, bye, take care.